हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री के ये जो चैप्टर है मध्यकालीन भारत, ये जो है आपका यानी इससे संबंधित जो 5 वंश थे, जिसमें हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, आपका तुगलक वंश, सैयद वंश और इसका जो अंतिम वंश है लोधी वंश, उसके बारे में हम लोग है पढ़ चुके हैं। यानी उनके शासकों से संबंधित, उनके कार्यों से संबंधित जो जानकारियाँ एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, तो उनके बारे में जो है हम लोग बातें कर चुके हैं। पिछली क्लासेस जो हुए हैं, पिछले लेक्चर्स में हम लोग जो है इन सब बातों से संबंधित तथ्यों पर जो है जानकारी हासिल कर रखे हैं। आज स्पेशली इस वीडियो में जो है हम लोग सल्तनत काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये जो सल्तनत काल का जो शासन काल है, जो 1206 से 1526 के मध्य माना जाता है, तो इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, इन सारी व्यवस्थाओं पर हम लोग जो है आज यानी जानने का प्रयास करेंगे। होता क्या है अक्सर दोस्तों कि जो हम लोग शासक होते हैं, राजा होते हैं, उनके यानी किसी भी वंश, किसी भी साम्राज्य के शासक राजा, उनके कार्यों से संबंधित जानकारियों के बारे में बातचीत कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, किंतु वहाँ की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक यानी इन अवस्थाओं, इन परिस्थितियों के बारे में जो है हम लोग इतनी जानकारी नहीं रखते। लेकिन जो एग्ज़ाम्स में आजकल जो है प्रश्न इनसे बनते हैं, तो इसलिए जो है हम लोग इस यानी सल्तनत काल की जो विभिन्न स्थितियां हैं, जिसमें प्रशासनिक स्थितियां, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, इन सारी स्थितियों को जो हम लोग आज इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग सल्तनत कालीन जो है प्रशासनिक व्यवस्था को जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, सल्तनत काल जो है वह यानी कि 2 भागों में विभक्त था। एक केंद्रीय प्रशासन और एक जो है प्रांतीय प्रशासन। तो ये केंद्रीय प्रशासन का हेड तो आपका सुल्तान होता था, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन 2 भागों में जो है वहाँ का प्रशासन बटा हुआ था, जिसमें कि प्रांतीय प्रशासन को इक्ता कहा जाता था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि इक्ता प्रथा से क्या समझते हैं, तो इक्ता प्रथा जो है प्रांतीय प्रशासन को यानी प्रांतीय क्षेत्रों को इक्ता कहा जाता था। और प्रांतीय, ये जो प्रांतीय यानी कि केंद्रीय जो प्रशासन होता था कई प्रांतों में बटा होता था। यानी आज का जो हम लोग देख रहे हैं कि जो केंद्र में अलग सरकार होती है और राज्यों में अलग, तो समझ ले उसी प्रकार की यानी ये व्यवस्था थी। और ये प्रांत जो है दोस्तों, एक प्रांत कई परगना में जो है बटा होता था, और ये परगना जो है कई गांव में, यानी परगना की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वह गांव होती थी। यानी कि जो वहाँ की जो सल्तनत कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो 2 भागों में विभक्त थी, एक केंद्रीय प्रशासन और एक प्रांतीय प्रशासन। जिस प्रकार से आज हम लोग देखते हैं केंद्र में सरकार अलग होती है और राज्यों में अलग होती है, तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि केंद्र में जो हेड होता है वह आपका राष्ट्रपति होता है। वहीं राज्यों की अगर हम लोग बात करें तो राज्यों का जो हेड है वह राज्यपाल माना जाता है। किंतु ये तो आपका चूँकि यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है आज के समय में, उस काल में चूँकि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, तो इस वजह से जो है यहाँ जो है शासन का हेड सुल्तान होता था, यानी कि राजा होता था। चूँकि राजा जो है सुल्तान की उपाधि धारण करता था, यानी इस काल के जितने भी वंश हुए उसमें ज़्यादातर जो शासक थे, राजा थे, वो सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। तो इस वजह से जो है इस काल को सल्तनत काल भी कहा गया है। हालांकि यहाँ राजा की स्थिति, जो सुल्तान की स्थिति थी, हर वंश में हर काल में एक समान नहीं थी। कहीं जो है अब कुछ प्रभावकारी शासक सुल्तान दिखे, कहीं जो है कुछ प्रभावकारी यानी कुछ योग्य शासक थे जिनका शासन प्रशासन इतना ढंग से वो चला नहीं पाए। तो यानी कि कुल मिलाकर एक समान नहीं कह सकते हैं। सुल्तान की स्थितियाँ अलग अलग साम्राज्य में अलग अलग काल में अलग अलग थी। वहीं अगर हम लोग प्रांतों की भी बात करें
तो प्रांत भी है, यानी इसकी भी काउंटिंग हम लोग एक तरह से नहीं कर सकते हैं। किसी साम्राज्य में, किसी शासक के काल में ये प्रांतों की यानी जो योग्य शासक थे वहाँ प्रांतों की संख्या अधिक थी, क्योंकि वो साम्राज्य का विस्तार करते थे। वहीं जो शासक अयोग्य थे, कमज़ोर थे, उनके यहाँ क्या होता था कि प्रांतीय यानी जो दूर दूर के प्रांत होते थे वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते थे, तो वहाँ क्या होता था, ये प्रांतों की संख्या कम हो जाती थी। तो ये भी आपका एक समान हर शासक के काल में एक समान नहीं था। तो इस प्रकार जो है यानी शासन प्रशासन को केंद्र और राज्य के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता था। अब जो केंद्रीय प्रशासन है दोस्तों, ये केंद्रीय प्रशासन यानी इस सुल्तान के मदद के लिए जो है मंत्री परिषद का गठन किया जाता था। जिस प्रकार आज हम लोग देखते हैं कि केंद्र में प्रधानमंत्री की मदद के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, फिर राज्यों में जो है मुख्यमंत्री की मदद के लिए भी जो है मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। तो सेम वही परिस्थितियां लगभग यानी बिल्कुल समान तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कुछ जो है उस तरह की परिस्थितियां ही यहाँ थी। तो जो केंद्रीय यानी जो शासक का हेड होता था सुल्तान, उसकी मदद के लिए जो है मंत्री परिषद की ये गठन मंत्री परिषद का किया जाता था। और ये मंत्री परिषद जो है मजलिस-ए खलवत के नाम से जानी जाती थी। यानी कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मजलिस-ए खलवत जो है क्या है, तो वह सल्तनतकालीन मंत्री परिषद को जो है मजलिस-ए खलवत कहा जाता है। तो ये मंत्री परिषद जो है दोस्तों, इस मंत्री परिषद में कई स्तर के मंत्री होते थे, यानी उनका पद और उनके पद के अनुसार जो है उनके कार्यों को जो है वर्गीकृत किया गया था। तो आइए इन्हीं मंत्रियों जो यानी कि सारे मंत्रियों के बारे में तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जिनसे प्रश्न बनता है यानी कुछ प्रमुख मंत्री थे, उनके पद से संबंधित और उनके कार्यों से संबंधित जो बातों को हम लोग आज इस क्लास में जानने का प्रयास करते हैं। तो जो ये मंत्री परिषद का सबसे जो हेड होता था वह ये वजीर होता था। इसकी स्थिति आज के हमारे यानी कि प्रधानमंत्री से कह सकते हैं, गृह मंत्री से कह सकते हैं, वित्त मंत्री से कह सकते हैं। तो ये वजीर का पद उस समान होता था। ये दीवाने वजारत का हेड होता था, यानी कि दीवाने वजारत यानी राजस्व विभाग का जो है यह हेड होता था। यानी अर्थ चूँकि हर साम्राज्य हर राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है, तो इस महत्वपूर्ण जो यानी दीवाने वजारत जो था, सबसे जो आर्थिक स्थिति का जो प्रधान है वह जो है आपका ये वजीर कहलाता था। और ये सारे मंत्री जो देख रहे हैं, इस सारे मंत्री में ये सबसे उच्च पद होता था, यानी सबसे प्रधान पद जो है वजीर का होता था। राजा के बाद यानी सुल्तान के बाद जो है इस वजीर का ही पद आता था। इसका अगला जो पद है आरिजे मुमालिक के नाम से जाना जाता था। आरिजे मुमालिक का यानी ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। यानी ये आरिजे मुमालिक जो होते थे ये सैन्य प्रमुख होते थे, यानी सेना का जो हेड होता था ये आरिजे मुमालिक के नाम से जाना जाता था। वहीं दबीर खास जो है दोस्तों, ये दबीर खास पत्र व्यवहार का प्रधान होता था, जिसे दीवाने इंशा भी कहा जाता था। उस काल में क्या होता था दोस्तों, क्योंकि आज के तरह फ़ोन और इंटरनेट की सुविधा तो थी नहीं लोगों के पास, तो वहाँ क्या होता था कम्युनिकेशन का एक माध्यम सिर्फ पत्र हो जाता था। और ये पत्र यानी कि अपने राज्य में या राज्य से बाहर के राजाओं से या अपने राज्य में ही जो विभिन्न लोगों से जो शासन प्रशासन से जुड़े होते थे उन लोगों से संबंध स्थापित करने का यह सबसे जो है पत्र ही प्रमुख जरिया होता था। और इस पत्र विभाग का जो है प्रधान दबीर खास या दीवाने इंसा कहलाता था। वहीं जो दीवाने रिसालत की बात करें तो ये दीवाने रिसालत जो है दोस्तों विदेश वार्ता यानी विदेशी संबंध जो होते थे, व्यापार होते थे, उस विदेशी वार्ता संबंध का प्रधान जो होता था वो आपका दीवाने रिसालत कहलाता थे। वहीं वरीदे मुमालिक की अगर हम लोग बात करें तो ये गुप्तचर विभाग का
प्रधान होता था। दोस्तों उस काल में गुप्तचर विभाग बहुत यानी कि बहुत महत्व रखता था, क्योंकि गुप्तचर विभाग के द्वारा ही जो शासक जो है सुल्तान जो होते थे वह जो है अपनी यानी कि साम्राज्य के अंदर हो रहे विद्रोह हों या आर्थिक या राजनीतिक या किसी भी तरह का जो गतिविधि होता था, चाहे बाहरी आक्रमण हो, तो ये सारी यानी विद्रोहों से संबंधित या चाहे वह यानी राज दरबार के अंदर हो चाहे राज दरबार के बाहर हो, यानी पूरे साम्राज्य में किस प्रकार की स्थितियां राजा के प्रति बनती थी, ये सारा जो नियंत्रण है यानी सारी जानकारी जो है गुप्तचर विभाग ही रखता था। और इस गुप्तचर विभाग का जो है प्रमुख जो है वजीर मुमालिक कहलाता था। वहीं काजी उल कुजात की अगर हम लोग बात करें तो यह न्याय विभाग का प्रधान होता था। वैसे तो न्याय विभाग का हेड जो है सुल्तान ही होता था, यानी राजा जो है न्यायिक प्रधान होता था, किंतु पूरे प्रशासन पर उसका न्याय स्थापित नहीं हो सकता था क्योंकि प्रशासन का क्षेत्र बड़ा था। तो इस कार्य में मदद के लिए जो है काजी उल कुजात नामक पद का सृजन किया गया था। इस पद के द्वारा जो है न्याय विभाग से संबंधित जो सलाह होता था, जानकारी होती थी, मदद होता था, सलाह, ये सब जो है इस काजी उल कुजात के द्वारा सुल्तान को प्रदान किया जाता था। वहीं सद्र उस सुदूर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो पद है दोस्तों धर्म विभाग का प्रधान का यह पद था। यह जो धार्मिक क्षेत्रों से संबंधित धार्मिक बातों से जो संबंधित जानकारियाँ थी वह राजा को यानी सुल्तान को दिया करते थे। तो ये पद यानी सद्र उस सुदूर नामक पद जो था यह आपका धर्म से संबंधित प्रधान पद था। तो ये कुछ मिलाकर जो मंत्री कुल प्रधानमंत्री परिषद थे जिसके मदद से जो है यानी राजा जो है सुल्तान है जो शासन प्रशासन को चलाने का प्रयास करता था। अब हम लोग यहाँ यानी सल्तनत कालीन न्यायिक एवं दंडात्मक व्यवस्था के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सल्तनत काल का जो न्यायिक हेड होता था वह सुल्तान ही होता था, यानी राजा जो है न्याय का हेड होता था। किंतु यह एक विस्तृत क्षेत्र था, इनका साम्राज्य विस्तृत था, तो इतने बड़े साम्राज्य पर अकेले न्यायिक व्यवस्था को संभालना सुल्तान के लिए असंभव था। तो उसके मदद के लिए है जो कई न्यायालय स्थापित किए गए थे अलग अलग प्रांतों में, किंतु मूल रूप से जो न्यायिक प्रधान यानी अंतिम जो निर्णय होता था न्याय से संबंधित वह जो है सुल्तान के द्वारा ही लिया जाता था। यानी न्यायिक प्रधान जो है सुल्तान ही था। और यहाँ जो है कठोर न्यायिक व्यवस्था थी दोस्तों, यानी कि यहाँ जो है राजा जो है यानी सुल्तान निरंकुश शासन करता था। यानी कि हमने अलाउद्दीन खिलजी को देखा, बलबन है, ये सब जो है निरंकुश शासक थे। यानी इस सल्तनत काल के जितने भी शासक थे लगभग सभी जो है निरंकुशता के आधार पर शासन प्रशासन को चलाने का प्रयास करते हैं। कई ऐसे थे जो शासक जो राजा की यानी कि जो जनता की जो उनकी स्थिति है या उनकी भलाई, उनकी समृद्धि, उनसे मतलब नहीं रखते थे। इनका कार्य था यानी इनको जो शासन प्रशासन से संबंधित जो बातें ज़रूरी लगती थी, जो राज्य के लिए ज़रूरी था, जो शासक के लिए ज़रूरी था, उन कार्यों को वो करते थे। बाकी जनता की भलाई से इनका कोई लेना देना नहीं था। यहाँ कठोर न्यायिक व्यवस्था थी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो गलती करने वाले होते थे उनके लिए कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाती थी। इन दंडात्मक कार्रवाई में कई बार फांसी की सज़ा दी जाती थी, कई बार जो है अंग भंग कर दिया जाता था, शरीर का मांस निकाल लिया जाता था, हाथ पैर को काट दिया जाता था। यानी कई तरह से जो है दंडों की व्यवस्था थी यहाँ जो है गलती करने वालों के लिए, यानी न्यायिक व्यवस्था जो यहाँ कठोर रखी गई थी। अब हम लोग यहाँ की सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं, यानी सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ की सामाजिक जो व्यवस्था है, हम लोग जो वैदिक काल से 4 वर्ण व्यवस्था देखते आ रहे थे, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था इस काल तक थी।
बल्कि इस काल तक ये वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं, बल्कि इसमें जो है अन्य कई नए वर्ण भी जुड़ गए थे। और इस काल तक जो है जो 4 प्रमुख वर्ण थे उसमें क्षत्रियों की स्थिति तो ठीक ठाक थी, बाकी जो चूँकि क्षत्रिय राजपूत वर्ग से आते थे इनकी स्थिति लगभग ठीक ठाक थी, बाकी सारी जो यानी हिंदू, वैश्य, शूद्र, इन सब की स्थिति जो है अच्छी नहीं कह सकते। और मूल रूप से यहाँ 2 प्रमुख वर्ग थे, एक हिंदू और मुस्लिम। और मुस्लिम में भी 2 वर्ग थे दोस्तों। मुस्लिम में एक देसी मुसलमान हो गया और एक जो है तुर्क मुसलमान। तो तुर्क मुसलमान जो होते थे यानी बाहरी जो मुसलमान थे उनकी स्थिति अच्छी थी, और जो देसी मुसलमान थे यानी देसी मुसलमान का अर्थ है कि वो पहले हिंदू थे और फिर राजा यानी सुल्तान के प्रभाव में आके या ज़बरदस्ती जो धर्म परिवर्तन किया गया था, तो वो हिंदू लोग जो मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म ग्रहण करते थे वो देसी मुसलमान की श्रेणी में आते थे। तो ये जो बाहरी मुसलमान थे वो देसी मुसलमान से ज़्यादा महत्व रखते थे, वह राजा के शासन प्रशासन में है यानी उच्च स्थान पर, उच्च पदों पर होते थे, और ये जो देसी मुसलमान थे इनका महत्व जो है कम होता था। इनके लिए जो व्यवस्थाएं जो है यानी बाहरी मुस्लिम से आपका देसी मुस्लिम की स्थिति यानी व्यवस्थाएं कम थी। अब यहाँ दासों की स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो दासों का प्रचलन इस काल तक बहुत ज़्यादा था दोस्तों। हमने जो फिरोज़ शाह तुगलक वाले लेक्चर में देखा था कि जो फिरोज़ शाह तुगलक के राज्य में यानी उसके प्रशासन के दौरान जो लगभग 1,80,000 जो है आपका दास उसके प्रशासन यानी उसके शासनकाल में थे। तो दासों का यहाँ प्रचलन काफ़ी हद तक था, लेकिन दासों की स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो दासों की स्थिति कुल मिलाकर यहाँ अच्छी कह सकते हैं। यानी यूरोपियन जो दास प्रथा थी उससे यहाँ दासों की स्थिति अच्छी थी। यहाँ दासों को कृषि कार्य में लगाया जाता था, यहाँ दासों को सेना में भी भर्ती किया जाता था और अन्य कार्य भी दासों से लिए जाते थे। मीन्स शोषणकारी नीति दासों के प्रति यहाँ नहीं देखने को मिलती है। जो फिरोज़ शाह तुगलक है उसके यहाँ 180 यानी 1,80,000 दास थे और उनके लिए यानी उनके देखभाल के लिए एक दीवाने बंदगान की यानी एक अलग विभाग की स्थापना की गई थी। तो इससे पता चलता है कि दासों की स्थिति वहाँ अच्छी थी। अब स्त्रियों की स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों स्त्रियों की स्थिति वहाँ बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इस काल तक जो है स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। वहाँ जो है सती प्रथा था यानी सती प्रथा का प्रचलन था, वहाँ जौहर प्रथा थी, राजपूतों में जौहर प्रथा का प्रचलन था। प्लस वहाँ जो है यानी स्त्रियों को खास करके जो मुस्लिम वर्ग थे यानी मुस्लिम वर्ग जो है उस काल के थे वो स्त्रियों के जो है यानी मात्र भोग विलास की वस्तु समझते थे। तो वहाँ कुल मिलाकर स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। अब हम लोग यहाँ की आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो आर्थिक स्थिति दोस्तों भारत की उस समय बहुत अच्छी थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ धन संपदा प्रचुर मात्रा में थी। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती आदि की प्रचुरता थी और यहाँ जो है कृषि का बोलबाला था। यानी कृषि अच्छी होती थी यहाँ। कृषि यानी आर्थिक आधार कृषि थी। कृषि में भी अधिशेष कृषि यहाँ होता था। अधिशेष कृषि दोस्तों उस कृषि को कहा जाता, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अधिशेष कृषि उस कृषि को कहा जाता है कि जब किसान अपनी ज़रूरत यानी अपने खाने के अलावा जो उपज करता है वह अधिशेष कृषि करता यानी कहलाता है। और जिस राज्य में अधिशेष कृषि होता है वहाँ पर जो है वृद्धि और विकास देखने को मिलता है, क्योंकि अधिशेष कृषि से ही जो है बाकी की जो आर्थिक स्थितियां हैं वह संभाली जाती है। तो यहाँ पर जो है अधिशेष कृषि होता था यानी जनसाधारण के लिए भी ये कृषि ज़रूरी थी और शासक जो वर्ग होता था उसको भी जो है कृषि के आय पर ही वह यानी कृषि के रूप में जब वो कर लेते थे, जो कि कहीं कहीं 1/3 और कहीं 1/2 यानी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हमने देखा था कि कर की दर जो थी कृषि पर वह 1/2 थी। वहीं जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक जो दोआब के क्षेत्र जो थे यानी 2 नदियों के बीच के क्षेत्र में वहाँ वह भी जो है 1/2 कृषि का वो कर लगाता है। वहीं ये बाकी शासकों के द्वारा जो है 1/3 कृषि की दर
लगाई गई थी। तो यानी कृषि जो है जनसाधारण के लिए भी और सुल्तान के लिए भी बहुत आवश्यक थी। यहाँ उद्योग धंधों का भी विकास हो चुका था, यानी कि यहाँ पर मूल रूप से जो उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग प्रचलन में था। सूती वस्त्र उद्योग में भी जो है आपका ऊनी वस्त्र और यानी वस्त्रों का कुल मिलाकर जो है उद्योग वहाँ प्रचलन में था, जिसमें सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र जो है प्रमुख थे। वहाँ व्यापार भी प्रचलित था, यानी व्यापार में आपका आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के व्यापार चलते थे। तो ये इसकी आर्थिक व्यवस्था थी दोस्तों। अब हम लोग यहाँ की कर व्यवस्था के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कर दोस्तों किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी साम्राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। आर्थिक स्थिति से ही जो है राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति जुड़ी होती है। तो ये कर जो है यहाँ सल्तनत काल में बहुत प्रमुख यानी माना जाता था। यहाँ जो है 5 प्रकार के कर की प्रधानता थी, यानी 5 प्रकार के प्रमुख कर लगाए जाते थे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि क्या क्या कर जो है सल्तनत काल में लगाए गए थे। तो सबसे पहला जो कर होता था दोस्तों उस्र कहलाता था। ये उस्र कर जो है दोस्तों मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। और ये जो है दोस्तों भूमि कर यानी कृषि कर इसको कह सकते हैं, ये कृषि कर था। तो ये जो है ये जो मुसलमानों से लिया जाता था, नहीं उससे जो ये कर था ये मुसलमानों से लिया जाता था। वहीं खराज जो है दोस्तों यह भी कृषि कर था, यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। यानी जो मुस्लिम नहीं थे उससे जो कर लिया जाता था कृषि के क्षेत्र में वह खराज कहलाता था। वहीं मुसलमानों से जो कृषि के क्षेत्र में कर लिया जाता था वह उसर के नाम से कहलाता था। यानी उसर की दर जो है इस खराज की दर से कम होती थी, यानी खराज की दर जो होती थी वो अधिक होती थी और उसर की दर जो है यानी कृषि की दर वह कम होती थी। आगे जो है एक ज़कात कर लगता था, यह जो है आपका धार्मिक कर होता था दोस्तों। यह जो है ज़कात कर धनवान मुसलमानों के से लिया जाता था। धनवान मुसलमानों में यानी कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती थी, जो आर्थिक रूप से समृद्ध होते थे, उन पर यह कर लगाया जाता था। और यह जो है उसकी कुल आय का 2.5% यह धार्मिक कर के रूप में ज़कात कर शासक के द्वारा लिया जाता था। वहीं जजिया कर जो है दोस्तों सबसे प्रचलित कर था सल्तनत काल में। ये जजिया कर जो यह भी धार्मिक कर था और यह गैर मुसलमानों पर लगता था, यानी जो मुस्लिम वर्ग के लोग नहीं थे उनके द्वारा जो है यह कर उन पर थोपा जाता था, उन पर लगाया जाता था ये जजिया कर। वहीं खम्स की अगर बात करें, ये खम्स नामक कर जो था दोस्तों जब शासक यानी जो सैनिक वर्ग होते थे कहीं आक्रमण करते थे, युद्ध में जाते थे, वहाँ से जो लूट का माल लाते थे उस माल में जो है आपका यानी लूट के भाग का वह 1/5 जो है शासक को देते थे। कहीं कहीं 1/, यानी ज़्यादातर तो ये 1/5 ही होता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यह 4/5 था। तो ये जो लूट का भाग होता था वह यानी सेना द्वारा जो लूट के लाया जाता था सामान, लूट का माल, उसको जो शासक यानी राजा जो लेता था हिस्सा वह खम्स कहलाता। तो ये सबसे बहुत बार प्रश्न पूछा गया। यानी 5 प्रकार के कर हमने देखे, जिसमें कि उस्र, खराज और ज़कात कर, जजिया कर और खम्स कर प्रधान है। इसके अलावा भी दोस्तों व्यापारिक कर लगते थे, यानी व्यापार जो होता था उनके ऊपर भी कर लगाया जाता। वहीं चारागाह कर भी इस काल में लिया जाता था। चारागाह कर मीन्स जो दुधारू पशु होते थे उनके चारागाह के ऊपर भी कर लगता था। वहीं सिंचाई कर और सिंचाई कर भी लिया जाता था, यानी शासक के द्वारा, राजा के द्वारा जो कृषि में वृद्धि के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। तो इस सिंचाई की व्यवस्था में यानी कि व्यवस्था के लिए नहर, कुओं का निर्माण करवाया जाता था सुल्तान के द्वारा। तो इस प्रकार जब राजा के द्वारा जो है जनसाधारण को कृषि में मदद किया जाता था सिंचाई के द्वारा, तो इस सिंचाई पर भी जो कर लिया जाता था इस कर की जो दर थी 1/10 थी। तो ये थी दोस्तों
सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। अगले वीडियो में जो है यानी अगले क्लास में हम लोग जो है सल्तनत काल की जो सैनिक व्यवस्था है उसके बारे में जानेंगे और सल्तनत कालीन जो है आपकी कला के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और अगला क्लास जो है लगभग हम लोग यानी अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि हम लोग सल्तनत काल को ख़त्म कर दें। तो दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।